और अब वक्त हो गया है भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट का। और आज बात उस विवाद की जिसकी गूंज महाराष्ट्र और दिल्ली समेत पूरे देश में सुनाई दे रही है। आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले और इस पूरे मामले की जांच करने वाले एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर आरोप लगा है कि उन्होंने जिसको गवाह बनाया उससे खाली कागज पर साइन करवाए, यानी ब्लैंक पेपर्स के ऊपर साइन करवाए। आर्यन खान को लेकर शाहरुख खान से 25 करोड़ की डील होनी थी और इसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। आरोप लगाने वाला आखिर कौन है? गिरफ्तारी के इतने दिन बाद आरोप क्यों लगाया जा रहा है? और 25 करोड़ की डील वाले आरोप की आखिर हकीकत क्या है? हर सवाल के जवाब की होगी तहकीकात। अब तक क्रूज ड्रग्स केस का नाम आते ही आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा कौंधता था और वो चेहरा है शाहरुख के बेटे आर्यन खान का। लेकिन अब आर्यन खान के अलावा इस पूरे मामले में एक ऐसी कहानी उभरी है जिसे सुनने से पहले उस कहानी के किरदारों को समझना बेहद जरूरी है। कहानी के सबसे पहले और अहम किरदार है एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े, जो आर्यन मामले की जांच कर रहे हैं। The allegations have been leveled against you. Just wait for 15-20 minutes. Are you going to address the PC? दूसरा किरदार है किरण गोसावी, जो आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाता हुआ दिखाई दिया था। एनसीबी ने गोसावी को मामले में गवाह बनाया है। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है तीसरा और इस पूरी कहानी को नया मोड़ देने वाला किरदार, जिसका नाम है प्रभाकर सैल। प्रभाकर सैल केपी गोसावी का बॉडीगार्ड था और आर्यन क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने प्रभाकर को भी गवाह बनाया था। लेकिन प्रभाकर सैल ने आर्यन की गिरफ्तारी को लेकर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर बेहद संगीन आरोप लगाए। जब भी इनको आर्यन खान को एनसीबी ऑफिस और बाकी जिनको भी लेके गए तो करीब रात को 1:45 बजे मुझे कॉल आया कि तू ऊपर आ जा करके। किरण गोसावी सर ने मुझे कॉल किया था, एनसीबी के ऑफिस में ऊपर आ जा, तीसरे माले पे। मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर एक सालेकर करके एक एनसीबी अधिकारी है, उन्होंने बोला ये पेपर पे साइन कर करके। मैं बोला सर ये ब्लैंक है, इसमें मैं साइन कैसे करूं? वहां से फिर समीर वानखेड़े साहब आ गए, साइन कर रहे काय होत नाही त्याला, ऐसा बोला गया। फिर भी मैंने दूसरी बार ऑब्जेक्शन लिया तो इधर से किरण गोसावी सर भी बोले कर कुछ नहीं होता है करके। भी मैंने मेरे वास्ते से कम 9 से 10 पेपर पे उन्होंने साइन लिया। अच्छा, कुछ लिखा था उस पेपर पे? टोटली ब्लैंक पेपर थे वो। आरोप सिर्फ खाली कागज पर साइन करवाने का नहीं है, आरोप ये भी है कि गोसावी ने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे थे और आरोप के मुताबिक ये पैसे समीर वानखेड़े की तरफ से मांगे गए थे। वहां से निकले लोअर परेल के लिए। लोअर परेल में जाते जाते किरण सर का सैम से मोबाइल पे बात चल रहा था कि सैम एक काम कर, 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, क्योंकि अपने को 8 वानखेड़े साहब को देना है। थोड़ा स्पष्ट करेंगे, खुल के बताएंगे 25-18 ये क्या था और किस बारे में बात हुई? ये मेरे खुल के बताने से अच्छा मुझे ऐसा लगा कि जो जब भी वो बात चल रहा था तो उनके बातों से ये जाहिर हो रहा था कि आर्यन खान को जो पकड़ में आया था
तो उनका शायद डील चलता रहेगा उनको छुड़ाने के लिए। 25 करोड़ का फिगर था। दरअसल आर्यन क्रूज ड्रग्स केस के मुख्य गवाह केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने हलफनामा दायर करके चौंकाने वाला खुलासा किया है। प्रभाकर ने बताया कि वो किरण गोसावी के निजी सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करता है और 2 अक्टूबर की रात जिस क्रूज पर एनसीबी ने रेड मारी थी उस वक्त वो गोसावी के साथ ही मौजूद था। क्रूज पर रेड के बाद आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई और जब वो एनसीबी दफ्तर के 3रे माले पर मौजूद थे तब किरण गोसावी ने फोन करके प्रभाकर सैल को बुलाया था। एबीपी न्यूज से बात करते हुए प्रभाकर सैल ने बताया कि उसने चुपके से एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। ये 12 सेकंड का वही वीडियो है जिसमें किरण गोसावी अपने फोन से आर्यन खान को किसी से बात कराता हुआ दिख रहा है। इसी वीडियो में किरण गोसावी से कुछ दूर काले कपड़ों में एक शख्स बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरी कहानी का वो चौथा किरदार है जिसका नाम शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने लिया है। संजय राउत के मुताबिक काले कपड़ों में दिख रहा शख्स सैम डिसूजा है जिसका काम पुलिस से लेकर नेताओं तक पैसे की उगाही करना है। ये जो मैंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक व्यक्ति बाजू में बैठी है ब्लैक कपड़ों में, सैम डिसूजा, वो मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का सबसे बड़ा इस मुंबई का खिलाड़ी है देश का। वो नेताओं के, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, एनसीबी, इनकम टैक्स के सभी लोगों का मनी लॉन्ड्रिंग करने का उनके ऊपर एक, उसके बारे में ये बात कही जाती है। वो वहां बैठा है अंदर, क्यों बैठा है? तो ये बहुत बड़ा खेल है और अब खेल शुरू हुआ है। अब सवाल ये है कि वीडियो में दिख रहा शख्स क्या वाकई सैम डिसूजा है? सैम डिसूजा कौन है? अगर एनसीबी से लेना देना नहीं तो उनके दफ्तर में क्या कर रहा है? गोसावी अगर गवाह है तो आर्यन को अपने फोन से बात क्यों करा रहा है? संजय राउत ने सैम डिसूजा को महाराष्ट्र में उगाही करने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी बताया है और सिर्फ संजय राउत ने सैम डिसूजा का नाम नहीं लिया है बल्कि क्रूज ड्रग्स मामले में ताजा खुलासा करने वाले प्रभाकर सैल ने भी कहा कि उसकी सैम डिसूजा से मुलाकात एनसीबी दफ्तर के बाहर हुई थी। आरोप और संगीन तब हो गए जब प्रभाकर ने बताया कि सैम डिसूजा और केपी गोसावी ने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी के साथ एक मीटिंग भी की थी और मीटिंग मुंबई के लोअर परेल इलाके में नीले रंग की मर्सिडीज में हुई थी। प्रभाकर के मुताबिक गोसावी के पैसों वाली डील की बात के बाद ही नीले रंग की मर्सिडीज लोअर परेल पहुंची थी। हम लोग लोअर परेल पहुंचे तो पीछे से इनोवा क्रिस्टा आ गई सैम सर की। उसके तुरंत 2 या 5 मिनट के अंदर एक ब्लू मर्सिडीज आ गई। मैंने लंबे से देखा, फिर आगे गया तो उसमें पूजा ददलानी थी, एसआरके की मैनेजर। वो मैंने देखा उनको। फिर कई मीटिंग हो गई वहां पर 15 से 20 मिनट। सिर्फ एक ही बार उन्होंने कॉलिंग किया था समीर वानखेड़े सर को कि सर थोड़ा रुको, डील चालू है, मैं आपको बता दूं। हालांकि जब इन आरोपों पर एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े से सवाल हुआ तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। Absolutely very personal. Absolutely very personal. समीर वानखेड़े आरोपों पर मीडिया के सवालों का जवाब भले ही न दें, लेकिन दिल्ली मुख्यालय में उन्हें इन आरोपों पर सफाई पेश करनी होगी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में गवाह द्वारा लगाए गए आरोपों को एनसीबी मुख्यालय ने बेहद गंभीर माना है, क्योंकि गवाह ने अपने आरोपों में
रिश्वत के साथ साथ ब्लैंक पेपर्स पर भी हस्ताक्षर किए जाने के आरोप लगाए हैं। ऐसे में कोर्ट भी इस पूरे मामले पर गंभीर रुख अपना सकता है। लिहाजा एनसीबी मुख्यालय ने इस पूरे मामले में बिंदुवार तरीके से जांच करने की रणनीति अपनाई है। साथ ही मुंबई के संयुक्त निदेशक समीर वानखेड़े को हटाए जाने के मामले में वेट एंड वॉच करने को कहा है। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो विजिलेंस की 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। एक स्वतंत्र गवाह ने एफिडेविट के माध्यम से सोशल मीडिया पे कुछ तथ्यों को सर्कुलेट किया था। उसका संज्ञान लेते हुए हमारे महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने विजिलेंस को इंक्वायरी मांग की है। तो जैसी इंक्वायरी आगे अमल में आएगी वैसे सूचित किया जाएगा। मामले में समीर वानखेड़े से तो सवाल हो जाएंगे, लेकिन किरण गोसावी का क्या, जो मुख्य गवाह है लेकिन फरार है। एनसीबी हेड ऑफिस से किरण गोसावी को भी तलब करने को कहा गया है, जबकि आरोप और प्रत्यारोपों की इस पूरी उठापटक के बीच सेशंस कोर्ट में 2 हलफनामे दायर हुए हैं, एक समीर वानखेड़े की तरफ से और दूसरा हलफनामा एनसीबी की तरफ से। दोनों में जिसमें समीर वानखेड़े की एफिडेविट है उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कोई एक पॉलिटिशियन है जो ज़बरदस्ती उन्हें पर्सनल टारगेट कर रहा है, उनके घर वालों को घसीटा जा रहा है, उनकी डेड मदर को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनके पिताजी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व की जा रही है और उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो एनसीबी ने अपनी एफिडेविट दायर की उसमें जो पंच था, जिस पंच ने एफिडेविट कल सबके सामने आया था, उस एफिडेविट को पूरा झूठा बताया, फर्जी बताया और साथ ही ये कहा कि आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझिए, ये पूरी घटना 2 और 3 तारीख की है, लेकिन अब जाकर ये बंदा, ये जो शख्स है ये बाहर आ रहा है और इस तरह की एफिडेविट दे रहा है। इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की इंटेंशन से सामने आ रहा है और इसी वजह से इनकी जो केस है इस पे इसका असर पड़ रहा है। साथ ही इन एफिडेविट का संज्ञान लेने के लिए कोर्ट से आग्रह किया गया है कि कोर्ट इसका संज्ञान ले। एनसीबी कोर्ट से प्रभाकर सईल के हलफनामे पर संज्ञान लेने के लिए कह रही है और इधर राज्य सरकार एक्शन में आ चुकी है। समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने के बाद प्रभाकर सईल ने अब अपनी जान को खतरा बताया है और मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी है। सईल के अनुरोध पर मुंबई पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई है। वहीं शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बयान दिया है कि प्रभाकर सईल का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। 2 विटनेस है, कोई प्रभाकर, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसका बाल भी बांका नहीं होगा। कोशिश तो होगी, क्योंकि ये तार जो है वो सिर्फ मुंबई से नहीं दिल्ली तक पहुंचे, दिल्ली तक है। तो ये लड़के ने जो खुलासा किया है वो देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया उसने, लड़के ने। मैं उसके साहस के दाद देता हूं। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। सांसद संजय राउत खुलासे को राष्ट्रभक्ति बता रहे हैं, जबकि बीजेपी पूछ रही है कि महाराष्ट्र का कौन सा नेता है जो गिरफ्तारी के 22 दिन बाद प्रभाकर सईल को सामने लेकर आया। ड्रग मामले में अचानक से प्रभाकर को किसने सामने लाया, रातों रात उसके बोल कैसे बदल गए, सामने लाने के पीछे महाराष्ट्र सरकार के किस नेता का अदृश्य हाथ था, क्या मकसद है उनका। संजय राउत की इस मामले में एंट्री नहीं है, जबकि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर सवाल खड़े करते रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर निजी हमले करते हुए उन्हें फर्जी कहा। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। मेरा असली नाम तो ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े है। पैदाइश होने से पहले, स्कूल जाने से पहले सब A to Z मेरा अभी तक का रिकॉर्ड, मेरा डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, स्कूल का, कॉलेज का, एनसीसी का
ज्ञानदेव वानखेड़े मेरा नाम है। मराठी में ज्ञानदेव बोलते, हिंदी में ज्ञानदेव बोलते। मेरा कभी दाऊद से कोई संबंध भी नहीं नाम से हो। अभी किधर से फर्जी बना के लाए ये भी मुझे पता नहीं, और ये सब झूठ है, सब पूरा है। जबकि समीर वानखेड़े ने मुंबई के सेशन कोर्ट में हलफनामा दायर कर अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। वानखेड़े ने कहा, क्रूज ड्रग्स केस के खुलासे के बाद मुझे निशाना बनाया जा रहा है। एक जाने माने नेता मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे गिरफ्तार करने, नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। मेरी मृत मां, पिता और परिवार को भी निशाना बनाया जा रहा है। मैं किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हूं। तो किरण गोसावी फरार है, लेकिन एबीपी न्यूज से बातचीत में उसने बताया कि वो लखनऊ में सरेंडर कर रहा है। अमित शाह पुलवामा जाने वाले हैं, जहां वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और सीआरपीएफ कैंप में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने आज खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की और श्रीनगर की रैली में मंच से बुलेट प्रूफ पोडियम हटवा दिया। ओम पयाहा ब्रिजियंत पयो कदी पयो दिव्यंत रखे जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह सुबह खीर भवानी मंदिर में जाकर पूजा की। दूध से देवी मां का अभिषेक किया, फूल चढ़ाए, आरती की। खीर भवानी माता का मंदिर श्रीनगर से करीब 35 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में है। ये मंदिर कश्मीरी पंडितों के आराध्य कुल देवी का है। यहाँ हर साल खीर भवानी महोत्सव मनाया जाता है। दर्शन के बाद अमित शाह ने गले में लाल चुनरी के साथ मंदिर की परिक्रमा की। खीर भवानी माता का आशीर्वाद लेने के बाद श्रीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित किया। खास बात ये रही कि जिस मंच से अमित शाह को भाषण देना था, उस मंच पर बुलेट प्रूफ पोडियम का इंतजाम किया गया था, लेकिन मंच पर पहुंचते ही अमित शाह ने वो बुलेट प्रूफ पोडियम हटवा दिया। इन दो तस्वीरों को देखकर आप समझिए, अमित शाह के मंच पर आने के वक्त भाषण देने वाला पोडियम बुलेट प्रूफ था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इशारा किया और फिर बुलेट प्रूफ शीशा पोडियम से हटा दिया गया। तो भारत की बात में मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आगे देखिए, इंडिया चाहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।